हेलो दोस्तों, अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के हिसाब से हमें कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाना है और उसके लिए अगर हमें उसके रॉ मटेरियल से मेटल को रिमूव करना पड़ रहा है तो यह प्रोसेस कहलाती है मेटल रिमूवल प्रोसेस। लेथ मशीन, शेपर, ड्रिलर, मिलिंग मशीन, यह सब मेटल रिमूवल प्रोसेस के ऊपर ही काम करती हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम मेटल रिमूवल प्रोसेस के ऊपर ही बात करेंगे, यानी कि मेटल कटिंग के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली लेथ मशीन का मैकेनिक्स या बोल सकते हैं मेटल कटिंग के मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन यानी कि चिप का फॉर्मेशन कैसे होता है मेटल कटिंग प्रोसेस के समय, इस बारे में बात करेंगे। बिल्ट अप एज के बारे में बात करें। बेसिकली बिल्ट अप एज की प्रॉब्लम कब आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, इस बारे में बात करेंगे। और थोड़े से कटिंग फ्लूइड्स के बारे में भी बात करेंगे जो यूज होते हैं मेटल कटिंग प्रोसेसेस में। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेटल कटिंग प्रोसेस की मैकेनिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर मेटल कटिंग प्रोसेस कैसे होती है, कैसे किसी वर्क पीस से मटेरियल को कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है किसी टूल की मदद से, इस बारे में बात करते हैं। कटिंग टूल बेसिकली एक वर्क पीस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाता है। मेरे बगल में आप ये पिक में देख सकते हैं, वर्क पीस के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाता है, जिसके कारण धीरे धीरे यह कंप्रेसिव फोर्स के यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है और धीरे धीरे जो वर्क पीस का मटेरियल है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होने लगता है, यानी कि टूटने लगता है। और ये टूल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वो मटेरियल को रिमूव करते जाता है, और ये जो मटेरियल जो टूटते जाता है, ये जिस प्लेन के अबाउट टूटता है, ये जिस प्लेन के अबाउट इसमें शियर होता है उसे हम शियर प्लेन कहते हैं। सिंपल है, जैसे कि सभी मटेरियल्स में होता है। जैसे जैसे आप फोर्स लगाएंगे धीरे धीरे पहले इलास्टिक लिमिट आएगी, फिर प्लास्टिक लिमिट आएगी, लेकिन वो मटेरियल को ब्रेक करने के लिए आपको उसको यील्ड पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। यील्ड पॉइंट जब तक कोई क्रॉस नहीं होता तब तक वो मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं होता। तो मेटल कटिंग प्रोसेस में भी कटिंग टूल से मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाया जाता है, और जिसका मैग्नीट्यूड इतना होता है कि वो उसके यील्ड पॉइंट यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा रहता है, जिसके कारण वह मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होते जाता है। और यह जो टूटा हुआ मटेरियल है वर्क पीस का, ये शियर्ड मटेरियल है, ये टूटता है या फिर ये ऊपर से मेटल टूल के फेस को टच करते हुए निकलता है छोटे छोटे पार्ट्स में, या वो एक कंटिन्यूअस चिप बना के निकलता है, या वो एक डिसकंटिन्यूअस चिप्स के फॉर्म में निकलता है। चिप्स भी दो फॉर्म के होते हैं, कंटिन्यूअस चिप्स और एक डिसकंटिन्यूअस चिप्स। कंटिन्यूअस चिप्स यानी कि जब टूल मटेरियल को काटेगा, मटेरियल में कंप्रेसिव फोर्सेस लगाएगा, उसमें जो शियर प्लेन जनरेट होगा उससे जो चिप्स निकलेगी वो कंटिन्यूअस रहेगी। वो चिप्स एक सीधी चिप रहेगी, एक लंबी चिप रहेगी। रिमूव्ड मटेरियल है वो कहीं से भी ब्रेक नहीं रहेगी वो चिप। और डिसकंटिन्यूअस चिप्स में जो चिप्स रहती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बाहर निकलती हैं, बाहर गिरती हैं। और यह जो कंप्रेसिव फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ जिसके कारण चिप्स बन रही है, चिप्स का फॉर्मेशन हो रहा है वर्क पीस से, इस कंप्रेसिव फोर्स को ही हम कहते हैं कटिंग फोर्स। जैसे जैसे टूल वर्क पीस में आगे बढ़ते जाता है, चिप्स प्रोड्यूस होते जाती है, टेम्परेचर जो है वर्क पीस का, टूल का, चिप्स का सब इंक्रीज होते जाता है धीरे धीरे। क्योंकि टूल का भी टेम्परेचर बढ़ते जाता है, इसके कारण कटिंग टूल भी अपनी हार्डनेस धीरे धीरे खोते जाता है, सॉफ्ट होते जाता है, और बेसिकली कटिंग एज के पास ही से वो फेल होता है, आप ज्यादातर देखेंगे। और यह कटिंग टूल जिस जगह से टच किया रहता है उस मटेरियल को, उस वर्क पीस को आप देख सकते हैं, उस जगह को बोलते हैं हम प्राइमरी शियर जोन। प्राइमरी जो वर्क है मेटल रिमूविंग का वो उस जगह से हो रहा है, इसलिए हम उसे प्राइमरी शियर जोन बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि जो चिप्स निकलते हैं वो टूल को टच करते हुए निकलते हैं। मेरे बगल में आप देख सकते हैं उस जगह में भी टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होते जाता है क्योंकि एब्रेशन होता है, और उस जगह को बोलते हैं सेकेंडरी शियर जोन, और वहां पे मेन टूल में एब्रेशन होता है। अब हम थोड़ा चिप्स फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। चिप्स हमें मिलती हैं क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वर्क पीस का प्राइमरी शियर जोन में, और ये स्क्रैप के रूप में हमें मिलती है। जैसे ही चिप्स का फॉर्मेशन होता है वह टूल के रैक सरफेस को टच करते हुए निकलती है, और क्योंकि उस समय चिप्स भी नई नई फॉर्म हुई रहती है इसलिए स्ट्रॉन्ग एडिशन हो जाता है, यानी कि चिप चिपक जाती है टूल के रैक फेस के साथ। और टूल के इसी रैक फेस को जहां से चिप टच करते हुए निकल रही है, इसी को हम सेकेंडरी शियर जोन भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर मशीनिंग ऑपरेशन एकदम स्मूथ रहेगा, एकदम सुइटेबल रहेगा, तो आपको एकदम रिबन लाइक चिप्स मिलेंगी, यानी कि एकदम कंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और चिप्स का
टूल के रैक फेस के साथ चिपकने की संभावना बढ़ते जाएगी और कटिंग एज में एक लंप फॉर्म हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं बिल्ट अप एज। और यह बिल्ट अप एज जैसे टूल में आता है ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है और तभी टूटता है जब बहुत ज्यादा फोर्स लगता है एडजेसेंट फ्लोइंग चिप मटेरियल का इस बिल्ट अप एज मटेरियल के ऊपर। लेकिन ये टूट ही जाता है कुछ समय बाद। अगर आप हाई स्पीड में कटिंग कर रहे हैं या हाई स्पीड में मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो आप अगर वहां कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं तो आपको बिल्ट अप एज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मशीनिंग बहुत धीरे स्पीड में हो रही है, बहुत लो स्पीड में हो रही है या फिर मटेरियल बहुत ब्रिटल है और ऑपरेशन कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, तो उस केस में आपको डिसकंटिन्यूअस चिप्स देखने को मिलती हैं। अब हम कंडीशंस जान लेते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपको कंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगी और कौन सी कंडीशन में आपको डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगी। कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज, यानी कि कंटिन्यूअस चिप आपको अगर चाहिए लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपके टूल में बिल्ट अप एज की प्रॉब्लम आए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्क पीस है, जो मटेरियल है वो डक्टाइल हो, जो कटिंग थिकनेस हो वो बहुत कम हो, कटिंग स्पीड बहुत हाई रखना पड़ेगा, टूल का रैक एंगल बहुत हाई रखना पड़ेगा। और अगर आप कोई कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे तो आपको कंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगी और बिल्ट अप एज भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि डक्टाइल मटेरियल रखिए, कम कटिंग थिकनेस रखिए, कटिंग स्पीड तेज रखिए, लार्ज रैक एंगल रखिए और प्रॉपर कटिंग फ्लूइड का यूज कीजिए। रैक एंगल या कटिंग टूल में बहुत से एंगल्स रहते हैं, इनको बोला जाता है कटिंग टूल टर्मिनोलॉजी। अगर आप कटिंग टूल टर्मिनोलॉजी पे चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई वीडियो आए तो नीचे कमेंट में मुझे बताइए। अगर आप में से बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि आपको कटिंग टूल टर्मिनोलॉजी पे वीडियो चाहिए या कटिंग टूल मटेरियल के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। अब देख लेते हैं वह केसेस जिसमें आपको कंटिन्यूअस चिप्स तो मिलेंगी लेकिन आपके टूल में बिल्ट अप एज की प्रॉब्लम भी आएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चिप्स और टूल फेस के बीच में एडिशन बहुत अगर ज्यादा रहेगा तो बिल्ट अप एज की प्रॉब्लम आना ही आना है, चाहे चिप्स कंटिन्यूअस मिलेंगी तो भी। अगर टूल का रैक एंगल बहुत कम रहेगा या फिर आप डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा रखेंगे तो आपको बिल्ट अप एज की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है डक्टाइल मटेरियल में भी। अब कंडीशंस देख लेते हैं कि आपको कौन सी कंडीशंस में आपको डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलती हैं। अगर आप बहुत लो स्पीड में काम कर रहे हैं तो उस केस में डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगी। अगर ब्रिटल मटेरियल है वर्क पीस तो उस केस में आपको डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगी। रैक एंगल आपका कम रहेगा तो आपको डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगी और अनकट थिकनेस बहुत ज्यादा रहेगी तो उस केस में आपको डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगी। अगर आपको स्टडी मशीनिंग करना है यानी अच्छे से फिनिशिंग के साथ मशीनिंग करना है तो कंटिन्यूअस चिप्स विदाउट बिल्ट अप एज ही डिजायरेबल कंडीशन रहती है सबसे एफिशिएंटली काम करने के लिए। अब हम थोड़ा कटिंग फ्लूइड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि टूल और वर्क पीस के बीच में जहाँ कांटेक्ट होता है वहां बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है जिसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एकदम आसान है कि आप कोई कटिंग फ्लूइड का यूज करें। ये कटिंग फ्लूइड वाटर भी हो सकता है या वाटर के अलावा और कोई फ्लूइड भी हो सकता है। तो ये कटिंग फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर कोई फ्लूइड में ये प्रॉपर्टीज हैं तो समझ लीजिए आप वो एक अच्छा कटिंग फ्लूइड है। उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा रहनी चाहिए, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जल्दी कम से कम समय में हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता एक कटिंग फ्लूइड में होनी चाहिए। उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। वो एक नॉन रिएक्टिव फ्लूइड होना चाहिए, यानी कि वर्क पीस या टूल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब कटिंग टूल कैसे अफेक्ट करता है मशीनिंग को या मेटल रिमूवल प्रोसेस को, इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये ठंडा करने का काम करता है उस जोन को जहाँ पे टूल और वर्क पीस टच हो रहा है, जहाँ पे हाई हीट जनरेट हो रही है, उस हीट को लेकर डेसिपेट करने का काम करता है कटिंग फ्लूइड। साथ ही साथ यह कटिंग फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने का भी काम करता है। जो टूल जो वर्क पीस के ऊपर मेटल को रिमूव कर रहा है वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है जिसके कारण हीट जनरेट हो रही है, तो उस फ्रिक्शन को भी कम करने का काम यह कटिंग फ्लूइड करता है, यानी ये लुब्रिकेंट का भी काम करता है। और सबसे जरूरी बात कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को उस मेटल उस वर्क पीस तक पहुंचने नहीं देता, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है जिसके कारण करोजन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है वर्क पीस में। जितना अच्छा कटिंग फ्लूइड होगा, जितना ज्यादा वो ठंडा करेगा, जितना कूल डाउन करेगा, वह जितना हीट डेसिपेट करेगा, उतना ज्यादा उस टूल की लाइफ इंक्रीज होगी।
और जितना कम फ्रिक्शन होगा टूल और वर्क पीस के बीच में, उतनी कम पावर आपको लगेगी, यानी कि उतना ही कम पावर कंजम्पशन होगा और उतना ही कम फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, आपकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है एक कटिंग फ्लूइड। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने मेटल कटिंग प्रोसेस के बारे में बात की, मैकेनिज्म के बारे में बात की, कटिंग की मैकेनिज्म के बारे में बात की, चिप्स फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के बारे में बात की, बिल्ट अप एज के बारे में बात की और कटिंग फ्लूइड्स के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल, और अगर कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।